दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। मैं राशि पारिक आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं के राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन है उनके बारे में, कि जो मेर विद्रोह या मीणा विद्रोह, भील विद्रोह, ये जो हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। पहला हमें दिया गया है मेर विद्रोह। मेर विद्रोह हम शुरू करते हैं। हुआ कब से कब है ये हुआ 1818 से 1824 तक। कब हुआ? 1818 से 1824 तक हुआ है ये। मेरे द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था, कि भाई ये किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में तो नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र भूभाग कौन कौन सा था? मेवाड़, मारवाड़ एवं अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, कि भाई ये केवल वहाँ रहते थे लेकिन इनका वहाँ पर राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण था। कि प्रमुख कारण क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था मेरों को, तो ये कारण बन गया उनके विद्रोह करने का। 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट एफ विल्डर, कौन है? एफ विल्डर नाम आ जाए तो किससे संबंधित होगा? मेर विद्रोह से संबंधित होगा। ने झाक, गांव का नाम क्या है? झाक का अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। किसने की है? एफ विल्डर ने किया। कब किया? 1818 में की है। 1819 में, मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना में मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। कि भाई कोई घटना हुई उसका इल्ज़ाम किस पर लगा दिया? मेरों पर लगा दिया और कहा कि भाई तुमने जो समझौता है वो तोड़ दिया। तो मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। कब? मार्च 1819 में। और जो समझौता हुआ तो वो कब हुआ? 1818 में हुआ था। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया, मेरों को दंडित किया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने 1820 में के आरंभ में ही जगह जगह विद्रोह कर दिया। अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों में थानों को हटाने का प्रयास किया। कि भाई इतना ज़्यादा उन्हें तंग किया गया ना, तो वो 1820 के अंदर कहती कि बस अब हम विद्रोह करेंगे। उन्होंने अच्छे तरीके से विद्रोह किया। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों के साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। कि जो ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड हुआ था, कहाँ पर? झाक में हुआ था। तो उससे जो सभी है वो भयभीत हो गए थे। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया, सिपाहियों को मार दिया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों, कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया। कि भाई किन किन ने किया था? अंग्रेजों की 3 बटालियन थी, मेवाड़ और मारवाड़, इन सब ने मिलकर मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जन धन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। कि 1821 तक एक बार जो मेर विद्रोह था वो उसका दमन कर दिया गया। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ? 1822 में। सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा यूँ कि जोधपुर लीजियन, मेवाड़ बटालियन और मेवाड़ भील को इन सभी का मैच करने को दे देंगे, इनका सन मैच करो। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ब्यावर में मुख्यालय बनाया गया। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने के लिए सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों के समाज सुधार गतिविधियों का आरंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रण करने में सफल रहे। अब अगला जो है वो है भील विद्रोह। भील विद्रोह कब से कब हुआ? ये हुआ 1818 से 1860। मेर विद्रोह कब हुआ था? 1818 से कब तक? 1824 तक हुआ था। भील विद्रोह हुआ 1860 तक। जो भील लोग थे ना वो 2 कर लेते थे, एक लेते थे रखवाली कर, एक लेते थे बोलाई कर। बोलाई कर तो वो लेते थे सुरक्षा कर के रूप में, और रखवाली कर लेते थे वो चौकीदारी के रूप में। भील मुख्यतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1818 के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती एवं अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया। कि 1818 तक तो वो फ्री घूम रहे थे, लेकिन 1818 में जो राजस्थान, ये जो अपने रियासतें थी, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ में संधि करनी शुरू कर दी थी। तो ये इनके ऊपर अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण लगने लग गए थे, जो कारण था इनके विद्रोह का। 1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। दूसरा क्या था? अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए।
ये पॉइंट याद होना चाहिए कि पहला तो क्या था कि इन पर कर थोपे थे, दूसरा था कि जो भीलों के लिए दमन नीति थी अंग्रेजों की, उसके कारण विरोधी मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न हो गए अंग्रेजों के लिए। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया था तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा है 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने पर बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होने स्वाभाविक ही था कि बेरोजगारी होगी तो असंतोष जरूर ही होगा। पांचवा है कि भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से रखवाली नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई नामक कर वसूला करते थे। बताया ना, ये 2 कर लेते थे भील लोग। जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए। कौन से? रखवाली और बोलाई कर लेने के अधिकार। ये इनका 5वां कारण था। भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, ये था मेन कारण कि भाई इनके जो रखवाली और बोलाई कर लेने का जो अधिकार था वो जेम्स टोड ने छीन लिया था, तो ये उनका तात्कालिक कारण था विद्रोह करने का। भीलों ने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इंकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया। कब? 1820 के आरंभ में, किंतु वो सफल नहीं हो सके। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को अधिक तीव्र कर दिया। आगे चलकर जनवरी 1823 में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 तक भीलों के जो विद्रोह था उसको दबाने में सफलता प्राप्त की। पहले तो कब भेजा? 1820 में, असफल। फिर उन्होंने अगला भेजा था जनवरी 1823 में, तो भेजा जनवरी 1823 में, सफलता उन्हें मिली थी दिसंबर 1823 तक उन्हें सफलता मिली। आगे दिया गया है कि उदयपुर राज्य के माल भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न कर दी। शुरू किन्होंने किया था? उदयपुर राज्य के भीलों ने, और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने शुरू कर दिया डूंगर और बांसवाड़ा के भीलों ने अल्प अशांति उत्पन्न कर दी। और 1825 में आदिवासी विद्रोहों की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया कि जो डूंगरपुर के अंदर भील विद्रोह हुआ था उनको दमन करने के लिए भेजा गया अंग्रेजी सेना को। लेकिन जब वास्तविकता में घोर ऐसे विद्रोह शुरू होने वाला था ना, उससे पहले ही जो मुखिया लोग थे डूंगरपुर के भीलों के, उन्होंने मई 1825 में समझौता कर लिया। इस प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य के सिमूरवारू, देवल एवं नंदूपालों के भीलों ने भी किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे कि भी सिर्फ एक पक्षीय थे, यानी कि एक के पक्ष के फेवर में थे, दूसरे पक्ष के लिए कोई बात ही नहीं थी, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया कि भाई उदयपुर राज्य ने ऐसा कोई भी नहीं की संधि अपनी। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह, कौन है गरासिया भील मुखिया? कौन है? दौलत सिंह है। और दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कब? जनवरी 1826 में। गरासिया भील मुखिया थे ये। कौन थे? गरासिया भील मुखिया। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। आक्रमण कर रहे थे तो भील भी अग्रेसिव होकर उन पर मान नहीं रहे थे उनकी बात, तो 1838 तक उन्होंने उनके साथ में उदार नीति अपनाई। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी थी, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर लिया। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय लिया कि भाई भीलों की स्ट्रेटजी को भील ही जानेंगे अच्छे से कि भील किस तरीके से लड़ते हैं, उनका विचार शैली किस तरीके से है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भीलों की ही एक सेना बना दी भीलों के ही विरुद्ध, ताकि उनकी रणनीति, उनका लड़ने का स्टाइल उन्हें पता लगे और उसका वो तोड़ निकाल सके।
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर, देखो उधर मेरों के अंदर क्या क्या था, मेरवाड़ा बटालियन शुरू की था 1822 में, जिसका मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर में। भीलों के लिए क्या किया इन्होंने, अप्रैल 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन कर दिया और इसका मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेड़वाड़ रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। किसके लिए, मेवाड़ भील के लिए। कहाँ की गई, कोटड़ा और खेरवाड़ा में। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह। इसी समय माही कांठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना, कहाँ है ये, गुजरात में है, एवं सिरोही राज्य के भील वगैरह से विद्रोही हो गए। कब माही, कहाँ पर, माही कांठा एजेंसी के जो अंदर आए थे पोसीना, जो कि गुजरात का, और सिरोही, यहाँ पे भील गिरासा विरोध शुरू हो गए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह ने गुजरात में 1846 में कुंवर जीवे वसावों के नेतृत्व में, किसके, कुंवर जीवे वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसर सिंह के नाम याद होना चाहिए, कोठारी केसर सिंह, कुंवर जीवे वसावो, कि जैसे कि उसमें नाम आया था मेरवाड़ा बटालियन के अंदर कि भाई झाक के अंदर कौन था, अंग्रेज सुपरिटेंडेंट एफ विल्डर था, तो वैसे यहाँ पे नाम होने चाहिए वकील कोठारी केसरी सिंह था। और गुजरात में जो कुंवर थे वो कौन थे, जीवे वसावो थे। वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। आगे है कि 1850 से 55 तक के मध्य बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, लेकिन 1855 के दिसंबर में उदयपुर राज्य के कालीबास में भील विद्रोह हुए। पूछा जाए कालीबास भील विद्रोह कब हुआ, 1855 में। सीधा से आ सकता है कालीबास भील विद्रोह 1855 आया हो ऐसा प्रश्न। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांवों में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1860 तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे, यानी कि उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्हें पता नहीं था, तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विरोध नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप कहाँ, खेड़वाड़ क्षेत्र में भीलोपद्रवों की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा की भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए। कहाँ के, कोटड़ा की भील, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी। क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो उन्हें विरोध तो करना ही था। तो जो मेवाड़ भील कोर का था ना, उसने किसे दे दी कि भाई उदयपुर राज्य पर सौंप दी कि भाई ये तो इन्हीं का कारण है। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया तथा सैनिक कार्यवाही व शांतिपूर्वक समझ जाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया। तत्पश्चात 1867 में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया। पहले क्या था कि कालीबास के भील विद्रोह कब हुआ, 1855 में हुआ था। और पूछा जाए देवलपाल के भील तो 1867 में हुआ था, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873 से 74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया। कहाँ के, बांसवाड़ा में जो चिलकारी और शेरगढ़ गांव थे उन्होंने 1873-74 में खुला विद्रोह कर दिया। उनकी गतिविधियाँ मध्य भारत के सैलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई कि भाई ये इस तरीके काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक गई। 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह। असल में यह लंबे समय तक एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। पूछा जाए कि बारापाल भील विद्रोह कब हुआ है, तो 1881 से 82 में हुआ है। कब, बारापाल भील विद्रोह। और हमने कौन सा पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा बारापाल भील विद्रोह 1881 से 82 तक, और हमने कौन सा पढ़ा था, कालीबास भील विद्रोह 1855 में। देवलपाल भील विद्रोह कब हुआ था, 1867 के अंदर। 26 मार्च 1881 में रात में राज्य की सेनाएं मामा अम्मान सिंह राज्य का प्रतिनिधि एवं लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्यवाही से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों व पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर
ऋखवदेव में डेरा डाल दिया। कहाँ पर? ऋखवदेव में। यहाँ लगभग 8,000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिलकपाल थे। बिलकपाल का गोमती नीमा, पीपली का खेमा, सगात्री का जवेता, ये लोग थे। कौन? बिलकपाल का गोमती बीमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जवेता, ये सब थे इनके प्रमुख नेता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से, कौन था? खेमराज भंडारी था ऋखवदेव मंदिर का पुजारी, के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों का संलग्न न करने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। कि ठीक है, एक बार शांत हो गया लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिली। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया किंतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा की भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक निवासी एवं जाति के बंजारा थे। एक बार सीधा क्वेश्चन आया कि जो गुरु गोविंदगिरी थे वो किस परिवार से संबंधित थे? तो बंजारा परिवार से थे और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बेड़सा डूंगरपुर में हुआ था। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों और पत्नी की मृत्यु के उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। वे सन्यासी बन गए। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। कि गोविंदगिरी के गुरु कौन थे? साधु राजगिरी कहाँ के थे? कोटा बूंदी अखाड़े के थे। उन्होंने धुनी स्थापित कर निशान यानी कि ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्रों में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया एवं उन्हें अपनी दशाओं की व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक व सामाजिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाओं एवं कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। भगत पंथ इनका था? गोविंदगिरी का था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को न पलट दे। अतः वे इन उपदेशकों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक कृषक के रूप में गुजरात के सूंठ व ईडर राज्य में भीलों में कार्य किया। कब तक? 1910 तक। 1908 से 1910 सूंठ और ईडर में काम किया। उन्होंने इन राज्यों में भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भी भील आंदोलन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इन समझौते ने राजस्थान और गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आए। कब? 1911 तक। कब निकले थे? 1908 में। कहाँ गए थे? सूंठ ईडर 1910 तक और 1911 के प्रारंभ में वापस आ गए थे बेड़सा में। उसने धुनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए स्वरूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की तथा इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। कि कोतवाल नियुक्त किए किनकी रक्षा हेतु? भीलों की रक्षा हेतु। धुनी स्थापित की थी ना, इनकी रक्षा हेतु। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी के समांतर सरकार चलने लगी थी किंतु दूसरे ओर राजा व जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी था। कि भाई अच्छा काम कर रहे थे, राजा जागीरदार उनके सामंत डरे हुए थे तो क्या करने लगे? गोविंदगिरी के जो शिष्य थे उनका शोषण करने लगे वो लोग।
बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। पूछा जाए गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, तो बेड़सा था गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र। ईडर, सूंठ, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इन आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्र में फैल गया था। उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया। कब कब कर लिया? अप्रैल 1913 में। किसने किया था? डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया व उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती व औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी उनके शिष्यों को सामंती और औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। भीलों को पहाड़ी पर एकत्र होने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन पानी व हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों से सूंठ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, ये याद रखना, मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजरी राइफल्स की 1 कंपनी और 7वीं राजपूतान रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने पहुंच गई थी। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेज फौजों ने मानगढ़ के पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ कांड यही है। मानगढ़ की गोला बारूद दागे जाने लगे। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजों ने तोप मशीन गनें तैनात कर रखी थी और वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी था। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। इसके साथ ही गोविंदगिरी व पुंजिया को भी बंदी बना लिया गया। पुंजिया कौन था? पुंजिया गोविंदगिरी का क्या था? शिष्य था। और गोविंदगिरी किसके शिष्य थे? कहाँ क्या पढ़ा था हमने? जो कोटा बूंदी अखाड़ा था वहाँ के कौन थे? साधु राजगिरी थे, उनके शिष्य थे कौन? गोविंदगिरी। और इनका शिष्य, गोविंदगिरी का शिष्य कौन था? पुंजिया था। भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा से 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया। 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूंठ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे, तो उन्हें 7 वर्ष के लिए ही माफ कर दिया गया। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। कहाँ? झालोद गांव, पंचमहल जिला और अहमदाबाद में। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। अगला क्या है? अगला जो है वो है उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव से 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भील व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के, कहाँ? कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बाणिया जाति के थे। कि भी जैसे गोविंदगिरी का पूछा जाता है कि वे उन जाति क्या थी? उनकी बंजारा थी। वैसे इनका पूछा जाता है कि ये क्या थे? ये ओसवाल बनिया थे और कोलियारी गांव के थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने में भीलों के संपर्क में आ गए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी, परंतु उनका व्यवसाय आरंभ कर दिया। वह भील के क्षेत्र में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। कौन से? चित्रे विचित्रे के मेले में। अतः अपने व्यापार के माध्यम से उदयपुर राज्य की भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया। एक ही आंदोलन किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और भगत पंथ किसका था? गोविंदगिरी था। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्य में जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध था। गोविंदगिरी ने एक संप सभा की भी स्थापना की थी। किसकी? संप सभा की। संप सभा की। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि संप सभा की स्थापना हुई कब थी?
मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो जाडोल जागीर के एक ही तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधिकारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधिकारियों ने इन्हें एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिचौलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसने तेजावत को भी उत्साहित कर दिया तथा जब उसे बिचौलिया के नेताओं ने समर्थन का आश्वासन मिल गया तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। जाडोल का शासक, क्या कह दें कि जो जाडोल का सामंत था, इस स्थिति में चिंतित हो गया एवं स्थिति को नियंत्रण लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। किसने? जो जाडोल का शासक था उसने। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्र हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया कि उन्हें पता लगा कि जनता मेरे सपोर्ट में है, मतलब हम हारेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलनों के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। भील आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया और तदनुसार इनकी उसके अनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्णय संपूर्ण समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया कि अच्छा, ये हमारी इतनी बात मान सकते हैं, मतलब हम और अच्छे से भी कुछ कर सकते हैं। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गरासिया आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों व गरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। पूछा जाए आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, तो कौन सा था? सिरोही था। सिरोही राज्य में आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश लिया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गरासी आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने गरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व गरासियों की अनेक सभाएं की। उन्हें बंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 को अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय, कौन? दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे। किसकी? पथिक, गांधी और राजस्थान सेवा संघ की सहायता थे। किसने? दीवान रमाकांत मालवीय ने। किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गरासियों ने मुख्य गांवों सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय किया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 का आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गरासियों की जान गई तथा फौज ने उनके घर, अनाज और पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? बलोरिया गांव में आक्रमण कर दिया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। 11 आदिवासियों की जान गई। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। इन गांवों के अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। इनका एक ही काम था, झुक नहीं रहे तो इन्हें जला दो, काट दो, मार दो। सिरोही राज्य व अंग्रेज सेना की संयुक्त कार्यवाही ने भीलों व गरासियों का मनोबल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं इक्की की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। कि जो इक्की आंदोलन शुरू किया था ना, किसने? मोतीलाल तेजावत ने। उसमें जो शपथ ली थी वो तोड़ने पे इन्होंने क्या कर दी? सहमति दे दी। 11 व 12 मई को जो समझौता हुआ पॉलिटिकल ऑफिसर से। अनधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने इक्की आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित कर दिया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन का
सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। कि एक बार तो राजनीतिक कंडीशंस ऐसे बन गए कि इन्हें वापस लेना पड़ा अपना आंदोलन, लेकिन ऐसा है कि कंडीशन पे वापस शुरू कर देंगे, तो तुमको सहूलियत दो जिससे वापस कंडीशन ना उपलब्ध हो। मोतीलाल तेजावत ने 1923 के आरंभ में पुनः एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखो कर दिया ना, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाखर, सांतपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुए सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ था। उदयपुर व सिरोही राज्य के भीलों व गरासिया 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्यवाहों की एक श्रृंखला आरंभ की गई जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्य ने पुरस्कार घोषित कर दिया गया था। अधिकारियों की स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं होगा, क्योंकि वही सबको ऐसे उन्हें वापस बूस्ट कर रहे थे, नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए लड़ना है। तो क्या कि भाई जब तक इसे नहीं कैद करते तब तक ये आदिवासी आंदोलन तो शांत नहीं होगा। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ किया है? खेड़ब्रह्म में गिरफ्तार किया है। कहाँ की पुलिस ने? ईडर की पुलिस ने। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 को जेल से शर्त पर रिहा की तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में रखा गया। 3 अप्रैल 1936 को जेल में शर्त से रहा किया गया कि आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया जब उन्होंने भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा फरवरी 1947 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अगला है मीणा विद्रोह। कब से कब है? 1851 से 1860। बेल विद्रोह कब था? 1818 से 1860। और मेर विद्रोह कब से कब था? 1818 से 1824। अब ये मीणा विद्रोह कब से कब आया? 1851 से 1860। आगे पढ़ते हैं कि नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने में, कौन सा? जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता के मुक्त थी, केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टोड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके, नहीं तो नहीं हो रहा था। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी संप्रदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1821 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे, अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के ही विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा के हाकिम का स्थानांतरित कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया गया। किसे किया गया? मेहता अजीत सिंह को। उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुए। इसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी।
मेहता अजीत सिंह के साथ में। इनके अतिरिक्त भीम पल्टन और एकलिंग पल्टन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि AGG इन राजपुताना के कहने पर जयपुर टोंक बूंदी राज्यों ने अपने राज्यों की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना समाप्त हो जाए कि भैया कहीं और से सहायता ना ले ले, इसलिए उनको एकदम साइड से ब्लॉक कर दिया उनके सभी रास्तों को। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? छोटी और बड़ी लुहारी पर, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया। मीणा सपरिवार मनोहरगढ़ व देवखेड़ा की पहाड़ियों के भागे उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इसी बीच जयपुर बूंदी टोंक राज्यों के तमाम प्रतिनिधियों के प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायता पहुंच गए कि भाई उन्होंने इतनी बंदी कर रखी थी, फिर भी 5000 मीणाओं की सहायता के लिए पहुंच गए। उदयपुर की सेनाओं से भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्यवाही ने अनेक रुकावट उत्पन्न होने लगी, इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना ने लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए, 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए उनको दबोचने के चक्कर में। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपुताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे और जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके गए। कौन कौन? AGG, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, ये सभी इकट्ठी होकर गए जहाजपुर में और जहाजपुर और इटोदा में 1 महीने तक रुके ये लोग। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना में समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए कि दिसंबर 1854 में गए, जनवरी 1855 तक वो लोग वहाँ रहे और फिर उन्हें करना पड़ा कि भाई खाने की चीज़ कितनी होगी, लोग सारे वहीं हैं तो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। कहाँ कहाँ? जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर। कब? फरवरी 1855 में। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के ध्येय से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया, जो 1857 से 60 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट तथा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती थी। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। कब? 1921 के अंदर। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय व अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर सेना भेजी। कब? 29 जनवरी 1860 को। किसने भेजी? महाराणा ने चंद सिंह के नेतृत्व में। उसने गाढ़ोली और लुहारी गांवों पर आक्रमण किया। गांवों को लौटा राज्य की सेना ने और भारी संख्या में जो मीणा थे उनको बंदी बना लिया गया। तोपों से उड़ाया गया 6 लोगों को। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रण हो गया। अभ्यास प्रश्न है कि मेवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, मेवाड़ भील का मुख्यालय कहाँ है, भगत पुंग के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि किसने शुरू किया था, एक आंदोलन किसने आरंभ किया था। 1921 में दिल्ली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर नवीन बटालियन का गठन किया गया था, तो वो कौन सी थी। ये सब है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि आपका एक तरीके से फास्ट रिवाइज हो जाए। चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया, चौथा पार्ट। अब हम कल करेंगे 5वां पार्ट, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। हम इसमें मुख्यतः सभी प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उन पर वीडियो डाल सकूं। और इसे शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।